Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Today I start about in this video the new lesson of second year biology, that is biotechnology principles and process. प्यारे बच्चों, आज हम लंबे टाइम के बाद हम आपके समक्ष नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि घर में कुछ कैजुअलिटी हो गई थी, इसलिए हम एक लंबे समय के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक को बायोटेक्नोलॉजी। प्यारे, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात शुरू करें टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए। बायोतकनीक यानी कुछ ऐसा बायोलॉजिकली तकनीक किया जाए जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़े। यानी अगर हम आसान भाषा में कहें कि बायोलॉजिकली कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़े और सारे लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं प्रीवियस लेसन की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। उसमें जो टॉपिक थी माइक्रोब एंड इट्स ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब एंड इट्स रोल इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी माइक्रोब का ह्यूमन वेलफेयर में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोब की डेयरी में, किसमें माइक्रोब का उपयोग जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट के रूप में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेयरी में। किसमें? इन डेयरी इंडस्ट्री। फिर बेकिंग इंडस्ट्री। फिर हमने बात करी थी इसमें लिकर वाले में, यानी वाइन के फॉर्मेशन में या बियर के फॉर्मेशन में। फिर बात उठी थी किस पे? एंटीबायोटिक्स में। फिर बात अभी हम चर्चा करेंगे इस पे। प्यारे, इसमें तमाम सारे बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके हम ओवर प्रोडक्शन कराते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल अकाउंट पे जाएंगे। 1960 के डिकेड्स में, यानी 1960 के दशक में, जब भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, तब हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कमी थी। और उसी समय इंडिया चाइना का वार हुआ था। तब खाने के लिए हमारे देश में अनाज नहीं था और उधर इंडिया चाइना का युद्ध हो रहा था। तब स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक नारा दिया कि जय जवान जय किसान। और ये नारा इसलिए दिया कि हमारे किसानों को एनर्जेटिक करने के लिए, कि जिस तरीके से हमारे देश का वो आर्मी या सैनिक देश की रक्षा करता है सीमा पर, उसी तरीके से भारतीय किसान धरती का शीरा चीन करके अन्न का उत्पादन करता है। और तब से धीरे धीरे विज्ञान में प्रगति हुई और तब आई क्या? बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में हम बाद में थोड़ा सा बात करेंगे इसी वीडियो में कि क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है। अब थोड़ा सा मैं बात करूं इसमें
इन डेयरी में, बेकिंग में तमाम सारे बैक्टीरिया, तमाम सारे फंगस इस्तेमाल किए गए। अगर हम एंटीबायोटिक का बात करें तो आपको पिछले लेसन की वीडियो में हमने बात करी थी कि दुनिया का पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया। क्या दिया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 की घटना है ये। और वो एंटीबायोटिक क्या थी? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी। और वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ध्यान रखेंगे बच्चों, फंगल एंटीबायोटिक थी। क्या थी? फंगल एंटीबायोटिक, मतलब फंगस से निकाला गया था। अब जब आपने ये जान लिया कि फंगल एंटीबायोटिक थी तो फिर सवाल ये उठता है किस फंगस से निकाला गया था। और फंगस का नाम क्या है यार? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, ये फंगस है, पहला एंटीबायोटिक। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि पहला एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक था, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, वो था स्ट्रेप्टोमाइसिन। कहां से निकाला गया था? एक बैक्टीरिया से निकाला गया था जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, इससे निकाला। ये फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक थी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसी स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की बात करें तो जो कमर्शियल पर्पस से निकाली जाती है वो होती है क्राइसोजीनम, स्ट्रेप्टोमाइसिस क्राइसोजीनम। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्राइसोजीनम, ये व्यापारिक स्तर पे स्ट्रेप्टोमाइसिन निकाली जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, कुछ बायोटेक्नोलॉजी के केस में फंजाई का रोल। अब इस फंजाई में ध्यान रखेंगे, दो फंजाई की चर्चा हमने की थी। एक था पेनिसिलियम क्रमबर्डाई, पेनिसिलियम कॉम्बर्टाई और पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ये दो ऐसे फंगस हैं, ध्यान से सुनिए, ये दोनों ऐसे फंगस हैं जिससे क्या बनाई जाती है? चीज, पनीर बनाई जाती है व्यापारिक स्तर पे। ठीक, तो ये छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो इसका इस्तेमाल हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम करते हैं और जिससे हमारा ओवर प्रोडक्शन होता है और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। थोड़ा सा मैं अगर उस 1960 के दशक में भारत की स्थिति की बात मैं करूं तो प्यारे आप थोड़ा सोचिए कि 1960 के दशक में जितनी आबादी थी भारत की, उससे ज़्यादा आबादी है कि नहीं है? आपको आप सोचोगे तो पता चलेगा कि आबादी बढ़ी है, बट खेती करने की ज़मीनें जो हैं वो घटी हैं, और फिर भी अनाज बढ़े हैं, यानी कम ज़मीन में ज़्यादा प्रोडक्शन। पहले ज़मीनें ज़्यादा होती थी और प्रोडक्शन कम होता था। आज की स्थिति ये है कि जब खेती करने की ज़मीनें कम हैं, उसके बावजूद भी प्रोडक्शन बढ़ी है, और पहले ज़मीनें ज़्यादा होती थी फिर भी जो है प्रोडक्शन कम होता था। तो जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। हमारी टॉपिक आज मैं इंट्रोडक्शन के रूप में ले रहा हूं, उसकी प्रिंसिपल्स और प्रोसेस। अभी हम चर्चा करेंगे इसके प्रिंसिपल्स पे।
क्या होता है, क्या क्या किया साइंटिस्ट ने, क्या किया साइंटिस्ट ने। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ ट्रांसजेनिक कंडीशन होती है, क्या ट्रांसजेनिक कंडीशन होती है, मतलब ये कि जीन को ट्रांसफर किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जीन को ट्रांसफर किया जाता है और उसको हम क्या कह देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, यानी कुल मिलाकर के हम कह देते हैं जीएम प्लांट। और इसी में बात आती है क्या, जीनोमिक्स की। जीनोमिक्स की छोटे छोटे टर्म है, ध्यान देखेंगे। जीनोमिक्स में क्या होता है कि उसी जीन का माइक्रो ऑब्जर्वेशन, सूक्ष्म अवलोकन करके हम कंप्यूटर द्वारा उसका विश्लेषण करते हैं, माइक्रो एनालिसिस करते हैं, माइक्रो एनालिसिस करते हैं। और जब हम जीन का माइक्रो एनालिसिस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं यार, जीनोमिक्स। क्या, माइक्रो एनालिसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनोमिक्स, वो कंप्यूटर के द्वारा होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं खेती के क्षेत्र में जो प्रोडक्शन आई, खेती के क्षेत्र में जो ओवर प्रोडक्शन हुआ प्यारे, वो बायोटेक्नोलॉजी की देन है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि कम पैदा करने वाली जो बीज थे, उनमें उन बीजों के सेल्स में जो न्यूक्लियस थी, न्यूक्लियस में जो जीन थे, उस जीन को हटा करके ओवर प्रोडक्शन करने वाले जीन को इंसर्ट किया गया, जिससे क्या हुआ कि ओवर प्रोडक्शन में हमको मदद मिली। और ये क्षेत्र आता है क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन का किसका नाम आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति, जिसमें इंडियन साइंटिस्ट का नाम आता है ग्रीन रेवोल्यूशन के क्षेत्र में प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन। अब इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जो फॉरनर हैं, जिसका नाम आता है नॉरिमन ई बोरलॉग। नॉरिमन ई बोरलॉग, ठीक है। ये इन्होंने गेहूं की नई बहुत सारी किस्में बनाई, न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट। अब ये क्या किया था इन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया, अभी हम इस पे जब हम हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तब अभी हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो ये सारी चर्चा हम लोग इसमें किए। थोड़ा मिटाएं इसको। ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो हमारे प्रीवियस लेसन के ऊपर डिपेंड था। एक चीज और बताऊं, थोड़ा सा मेरे जहन में आ रही है बात कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ काम करता है और जिसके कारण हम इतने एडवांस हो गए हैं। हमारी कंट्री खुद खाद्यान्न के मामलों में एडवांस हो गई है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, तमाम सारे एंटीबॉडी तैयार कर लेंगे। साइक्लोस्पोरिन ए, ये बायोएक्टिव मटेरियल है। क्या है ये? बायोएक्टिव मटेरियल है ये, ठीक। साइक्लोस्पोरिन जो है बायोएक्टिव मटेरियल है, जिसका प्रयोग हम कहां करते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। ऑर्गन
ट्रांसप्लांट में, किस रूप में? इम्यूनो सुप्रेसर के रूप में, इम्यूनो सुप्रेसर फैक्टर के रूप में। ठीक, कहां से निकाला जाता है ये साइक्लोस्पोरिन? एक फंगस है यार, फंगस से निकाला जाता है, ध्यान देंगे। और फंगस का नाम है क्या? ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पॉलीस्पोरम, क्या? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला जाता है, ये फंगस है। इसके बाद स्टेरिन एक मटेरियल होती है, क्या होती है? स्टेरिन। स्टेरिन, ये सारी चीजें पिछले लेसन में, लेसन नंबर 10 था, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के उसमें मिलेगा, हमारी वीडियो में सब मिल जाएगा। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से इसको डेवलप किया गया है, इसलिए इसको हम दोबारा बता रहे हैं आपको। स्टेरिन क्या करता है? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है। क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्टेरिन कहां से निकाला गया है? ये स्टेरिन कहां से ऑब्जर्व किया गया, कहां से निकाला गया है स्टेरिन? एक ईस्ट है, क्या है? टाइप ऑफ ईस्ट, एक टाइप प्रकार की ईस्ट से इसको सेपरेट किया गया। और उस ईस्ट का जो गुड नेम है, शुभ नाम है, ध्यान से सुनिए, मोनास्कस परप्यूरियस, यस। तो ये स्टेरिन मोनास्कस इस ईस्ट से निकाला गया, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साइक्लोस्पोरिन एक फंगस से निकाला जाता है, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस है। क्या काम करता है? अंगों के प्रत्यारोपण में ये वर्क करता है, एक फंगस से निकाला जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी यानी तकनीक आई, जिससे तमाम सारे फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड हुई। ठीक है, अब हम आगे लेते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स है क्या यार? बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स है क्या? साइंटिस्ट ने किया क्या? साइंटिस्ट ने क्या किया कि बायोटेक्नोलॉजी बार बार हम कहते हैं, आखिर बायोलॉजिकली साइंटिस्ट ने क्या किया? बायोलॉजिकली साइंटिस्ट ने ऐसा क्या किया कि बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुई, बायो तकनीक आई और हम तरह तरह के प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो जाती है। पहले आप ध्यान से सुनो, हमने बताया कि आज़ादी के तुरंत बाद जब खाद्यान्न की कमी थी तो एक बीघे में लगभग 1 कुंटल या 1.5 कुंटल गेहूं पैदा होता था। आज की स्थिति ये है कि अच्छे किस्म की बीजों का प्रयोग करते हुए साइंटिस्ट ने जो बीज बना दिए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, उससे 4 कुंटल, 4.5 कुंटल, 5-5 कुंटल एक बीघे में हम गेहूं का प्रोडक्शन करा लेते हैं। अब सवाल ये है, तो ये किसान पैदा करता है गेहूं, हम बायोलॉजी वाले हैं, आखिर हम ये समझें कि किसमें हुआ क्या? तो बेसिकली आप जानिए आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, कि जो जीन है कम पैदा करने वाली, उसको हटाया गया। क्या किया गया? हटाया गया। यानी कम पैदा करने वाली, जो कम पैदा उत्पादन करने वाली जो बीज थे, उनके जीन को, कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाने वाली जो जीन थी उसको हटाई गई। क्या की गई? हटाई गई। और क्या किया गया? अच्छे उत्पादन करने वाले बीजों के जीन उसमें डाले गए। यानी पहले जीन को हटाया गया, तोड़ा गया, फिर नए जीन को जोड़ा गया। यानी हम क्या कह सकते हैं? जीन को तोड़ना, गड़बड़ जीन को तोड़ करके हटाना और अच्छे जीन को इंसर्ट करना, समावेशित करना, यानी जीन का तोड़ और जोड़, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। यानी जीन मैनिपुलेशन, जीन को मैनिपुलेट करके हम ओवर प्रोडक्शन करा सकते हैं। साइंटिस्ट ने ये किया। ठीक है,
अब इसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अभी हम बात कर रहे हैं इसमें। एक इसी के परिप्रेक्ष्य में एक चीज आती है, पिछले लेसन में हमने चर्चा किया था कि जो फसल हम उगाते हैं उस उगाने की फसल में जो कीड़े लगते हैं प्यारे, उन कीड़ों से बचने के लिए हम तमाम सारे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो कीड़े तो मरते हैं लेकिन हमारी वो फसल पॉल्यूटेड हो जाती है, हमारी जमीन जो है पॉल्यूटेड हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। क्या किया, बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस, ये बैक्टीरिया है। यहां से निकाला एक प्रोटीन, क्या निकाला, प्रोटीन, जो एक बायो पॉइजन के रूप में होती है। क्या होती है, बायो पॉइजन के रूप में। तो अब ये बायो पॉइजन बनाने वाली जीन इसमें होती है, बायो पॉइजन यानी प्रोटीन बनाने वाली जीन इसमें होती है, उस जीन को कहते हैं क्राई। क्या बोलते हैं, क्राई। अब इस क्राई को क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा प्लाज्मिड से जोड़ते हैं, प्लाज्मिड से जोड़ देते हैं। अब इस क्राई जीन को इस डीएनए लाइगेज एंजाइम से जोड़ करके किसमें समावेशित करते हैं, एक दूसरी बैक्टीरिया है जिसको हम क्या कहते हैं, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस। ठीक है। अब इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस को उस संबंधित प्लांट में हम जब डाल देते हैं तो होता क्या है, कीड़ा अगर उस पर इन्फेक्ट करता है तो फसल को नुकसान नहीं होती बल्कि वो कीड़ा खुद मर जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बीटी, यहां से लिया गया। देखिए इस बैसिलस का बी और थ्यूरोजेनेसिस का टी, यानी कुल मिलाकर कह देते हैं इसको हम बीटी क्रॉप। क्या बोलते हैं, बीटी क्रॉप। ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में ये सब सारी चीजें आती हैं जिससे ओवर प्रोडक्शन हुआ और हमारे फसलों की सुरक्षा हुई। जरूरत हमको आवश्यकता के अनुसार उसका प्रोडक्शन मिल जाता है और इस तरीके से भारत सहित पूरी दुनिया खाद्यान्न के क्षेत्र में समृद्ध हुई। अब हम हेडिंग डालते हैं, क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स। थोड़ा देखें क्या किया साइंटिस्ट ने, मिटाएं इसको। आज ये इस लेसन का चैप्टर नंबर 11 जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है, इसका ये पहला वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन के रूप में देते हैं। कल की वीडियो में यानी आने वाली वीडियो में हम इसके प्रोसेस की डिटेल चर्चा करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेस। ठीक है, इट्स प्रोसेस। ध्यान से सुनिए, इसके प्रोसेस को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं। एक होता है क्या, पहली चीज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरी चीज होती है केमिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, मेरे ख्याल से इतनी चीजें जो इससे पहले हमने बात करी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो टॉपिक क्लियर होगी। ठीक है, आगे चलें।
प्यारे, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते क्या हैं? जीन का मैनिपुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? जीन का मैनिपुलेशन, यानी जो कम पैदा करने वाली जीन है उसको हटाते हैं। जो कम पैदा बीज में जो कम पैदा वे बीज जो कम पैदावार देते हैं उनके जीन को, गड़बड़ जीन को हटाएं और नई जीन यानी अच्छे प्रोडक्शन करने वाले बीजों के जीन को हम उसमें इंसर्ट करते हैं, प्रवेश कराते हैं। तो ये जीन का जो तोड़ और जोड़ है जिसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसी चीज को हम एक नए नाम से जानते हैं जिसको क्या कह देते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, इसको या ऐसे बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में बात करूं मैं 1970 से 1970 से पहले इसके इस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, साइंटिस्ट का कुछ कर नहीं पाए थे। और 1970 में दो तीन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नेथेंस और स्मिथ। इन लोगों ने क्या किया? इस पे वर्क किया। नेथेंस एंड स्मिथ ने वर्क किया। क्या किया इन लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के मामले में यानी जीन मैनिपुलेशन के मामले में? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया। क्या? बैक्टीरिया का नाम जानिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से एक एंजाइम निकाला। इस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया क्या है? ये बैक्टीरिया, ध्यान से सुनिए, ये क्या है प्यारे? बैक्टीरिया है। ओके, बैक्टीरिया है। यहां से एक एंजाइम निकाला और ये एंजाइम, उस एंजाइम का गुड नेम क्या, शुभ नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल उस गड़बड़ जीन को कटिंग करता है। ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया से निकाला गया एंजाइम किन लोगों ने? नेथेंस एंड स्मिथ ने। 1970 के बाद की घटना है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी की जो नींव पड़ी, जो बुनियाद पड़ी, वो 1970 या उसके बाद की है। ये फिर ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम उस संबंधित बीज में, उस संबंधित सेल में गड़बड़ जीन की कटिंग करता है। यानी डीएनए की जो थ्रेड होती है उस पर जो कटिंग करने का काम करता है और कट करके वो नए जीन को जोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये कैंची की तरह किसको? उस गड़बड़ जीन को काटता है। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या काम करता है? सिजेरियन का काम करता है। वो सीजर मतलब कैंची, सीजर के फॉर्म में, कैंची के रूप में। कैंची तो नहीं है बट कैंची की तरह ही वो उस गड़बड़ जीन को काट करके हटा देता है और नए जीन को समावेशित कर देता है। ठीक है, और तब जाकर के ओवर प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। ये एक छोटा सा ट्रेलर है, इंट्रोडक्शन है। बाकी प्रोसेस क्या है अगले वीडियो में हम देंगे। अब इसके बाद आप ध्यान से सुनिए, एक साइंटिस्ट और आया, बंदा आर्बर। इन्हीं के साथ एक साइंटिस्ट और है आर्बर। तब इन तीनों को सामूहिक रूप से 1978 में नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज। और एक चीज और, इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को जो एब्रिविएशन दिया गया, संक्षेप में जो नाम दिया गया, जिसका नाम था हाइंड थर्ड। क्या?
हाइंड थर्ड के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रेजेंट डे में मॉडर्न मतलब वर्तमान समय में तमाम सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आ गए, जिसको तमाम सारे संकेत अक्षरों से के नाम से जानते हैं, अगले वीडियो में हम देंगे, ठीक है ना। तो आज इस इंट्रोडक्शन के रूप में जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन का मैनिपुलेशन करते हैं, यानी जीन का तोड़ और जोड़, खराब जीन को हटाना और सही जीन को समावेशित करना, जिसको क्या कहते हैं, जीन का मैनिपुलेशन। जीन का मैनिपुलेशन यानी खराब जीन को हटाना और सही जीन को समावेशित करना, जिसको हम क्या कहते हैं, जीन का मैनिपुलेशन। और ये टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम संक्षेप में जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं बेटा। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, हाइंड थर्ड के नाम से जानते हैं, और तमाम सारे वर्तमान समय में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसका नाम हम अगले वीडियो में देंगे। अब हम इस टॉपिक को लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के रूप में। जो केमिकल इंजीनियरिंग है, यहां से देखिए ये केमिकल इंजीनियरिंग में क्या है यार। पहली चीज, इसमें एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन कराते हैं, फिर वैक्सीन का फॉर्मेशन कराते हैं, फिर एंजाइम का फॉर्मेशन कराते हैं। तो ये तीन चीजों का इस केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन कराते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, वैक्सीन, जो तमाम तरीके के वैक्सीन आते हैं तमाम तो रोगों के, हमारे रोगों को रोग ना हो, डिजीज ना इन्फेक्ट करे, जैसे इस समय नोवल कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन जो है आ रही है, बहुत दिनों से खबर में आ रही है कि वैक्सीन आ जाएगी। तो वो वैक्सीन क्या काम करती है, रोग होने से पहले काम करती है। अगर रोग आपको हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो फिर वैक्सीन काम नहीं करती, फिर क्या काम करती है, उसके लिए मेडिसिन चाहिए आपको। तो अब वैक्सीन का काम क्या है, प्री इन्फेक्टिव स्टेज में काम करता है, मतलब आपको इन्फेक्शन ना हुआ पहले से अगर वैक्सीन लगवा लेते हैं तो इन्फेक्शन फ्यूचर में नहीं होगा, ये वर्क है, ठीक है। और तमाम सारे एंजाइम की जो डेवलप किया गया बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से, वो केमिकल इंजीनियरिंग में हम इसकी स्टडी करते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन का मैनिपुलेशन करते हैं, गड़बड़ जीन को हटाते हैं, सही जीन को समावेशित करते हैं, ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट थे, 1970 की घटना है, उसके बाद ये बुनियाद पड़ी ना 1978 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये तो बात थी इंट्रोडक्शन की। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स टूल। तो अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हम ना करते हुए यहीं पे हम स्टॉप लेना चाहते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, धन्यवाद।